फरवरी 1809 की एक साफ और सर्द सुबह को पेशावर शहर का लाहौर गेट खोला गया ताकि 600 भारी भरकम सामान लादे ऊँटों के एक तवील काफिले को शहर में दाखिल होने दिया जाए। काफिले शाज और नादिर ही मशरकी लाहौर गेट से दाखिल होते थे। वो अमूमन शहर की मगरबी फसील में वाक़ काबली गेट के रास्ते पेशावर आते थे। इसकी वजह यह थी कि ज़्यादातर काफिले खैबर पास के ज़रिए पेशावर पहुँचते थे, जो शहर से तकरीबन 10 मील मगरब में वाक़ है, और इससे पहले वो काशगर, ताशकंद, समरकंद, बुखारा और काबुल से आने वाली तवील तिजारती शाहराहों पर सफ़र कर चुके होते थे। लेकिन यह काफिला मशरक़ से बरतानवी हिंद की जानिब से आया था और यह ताजरों का काफिला नहीं था। इसकी सरकारी हैसियत का सबूत 400 सिपाहियों के सुर्ख कोटों और सफ़ेद चूने से पट्टे हुए सफ़ेद क्रास बेल्ट से मिलता था। ऊँटों पर लदा हुआ सामान उन्हीं फौजियों और उनके कायद मुअज़्ज़ज़ माउंट स्टुअर्ट एल्फिंस्टोन के लिए रसद था, जो पेशावर आने वाले पहले अंग्रेज़ थे। एल्फिंस्टोन एक दुबला पतला आदमी था, जिसके नक्कूश नाजुक और अंदाज शाइस्ता था। 30 साला एल्फिंस्टोन बज़ाहिर ऐसा शख्स नहीं लगता था जो बरतानवी हिंद की सरहदों से बहुत दूर कम मरूफ इलाकों में मुहिम जोई के लिए निकल पड़े। लेकिन उन्हें ख़ास तौर पर हिंदुस्तान के गवर्नर जनरल लॉर्ड मंटो ने अफ़गानिस्तान में वह, जैसा कि इस ज़माने में कहा जाता था, ममलकत काबुल में एक नाजुक सिफारती मिशन अंजाम देने के लिए मुंतखब किया था। यह नाम बेजा नहीं था, क्योंकि काबुल शहर, जो पेशावर से तकरीबन 100 मील मगरिब में वाक़ है, इस वक्त कम व बेश अफ़गानिस्तान के दारुल हुकूमत के तौर पर तस्लीम किया जा चुका था। खुद एल्फिंस्टोन कभी काबुल ना पहुंच सके और उसकी ज़रूरत भी ना थी। इनके दौरे के वक्त इस वक्त का हुक्मरान बादशाह शाह शुजा अलिफ अल-मुल्क इस वक्त पेशावर में अपने महल में दरबार लगाए हुए था, जहां अफगान हुक्मरान अमूमन सर्दियों का मौसम गुजारते थे। कई एतबार से पेशावर काबुल से ज़्यादा अहम शहर था। ये फारिस, तुर्किस्तान और चीन से आने वाली अजीम तिजारती शाहराहों का आखिरी पड़ाव था, और यहीं से दरियाए सिंध के ज़रिए पानी के रास्ते मुसाफिर और मालबरदार जहाज़ बहराए अरब और इससे आगे के समंदरों की तरफ रवाना होते थे। जब एल्फिंस्टोन किस्सा खानी बाजार, कहानी सुनाने वालों की गली से गुजरता हुआ आगे बढ़ा, तो एशियाई इंसानों के हुजूम और गहमा गहमी में इसका यूरोपी लिबास तकरीबन किसी की तवज्जो का मरकज़ न बन सका। इससे काशगर से आए हुए चीनी रेशम के ताजिर, बुखारा के कालीन फरोश, हिंदुकश से चित्राली बादाम उगाने वाले, तुर्किस्तान के घोड़े पालने वाले और कोकुंद के उज़्बक ज़ायरीन धक्के देते हुए आगे बढ़ रहे थे, जो पेशावर से गुजरते हुए हज के लिए मक्का जा रहे थे। वहाँ सफ़ेद लिबास पहने अफ़गान थे, जिनकी पगड़ियाँ अच्छी तरह बंधे हुए कपड़ों के गठरों जैसी दिखाई देती थी। करीबी पहाड़ों से आए हुए लंबे कद, बाज जैसी निगाहों वाले पठान हर तरफ नजर आते थे। हर एक गोया चलता फिरता असलहा खाना था। खैबर पास की आफरीदी कुशादा पाजामों में मलबूस यूसुफ जई, मोती माइल सुरमई चादरों में लिपटे औरकजई और कलाइयों पर बाज बिठाए दुबली पुतली जसामत वाले वजीर, बामियान की वादी से ताल्लुक़ रखने वाले मंगोल अल नस्ल हज़ारा कबाइलियों के तिरछी आंखों वाले चेहरे, दाढ़ियों के घने जंगल के दरमियान हमवार रुखसारों का एक नुमाया तज़ाद पेश करते थे। टखनों तक लंबे निकाब ओढ़े पेशावरी औरतें हुजूम में इस तरह फिसलती हुई गुजरती थीं जैसे कोई साया। एल्फिंस्टोन ने फैसला किया कि वो अब कहवा आजमाएगा। ये हल्की सब्ज चीनी चाय थी, जिसमें कावटे हुए इलायची के बीजों की महक शामिल थी। कम अज कम 2 लाख नंगे चप्पल पहने कदमों से अलिफाड़ने वाली जर्द गिर्द के बादलों में एल्फिंस्टोन को जल्द ही प्यास महसूस होने लगी। चौक यादगार के करीब, जो महाबत खान मस्जिद के बुलंद और सफ़ेद मीनारों के नीचे वाक़ मरकज़ी चौक है, इसे पेशावर के बेशुमार चाय खानों में से एक में बमुश्किल जगह मिल गई। वो चाय खाना दरअसल एक खुला हुआ बड़ा सा कोठरी नुमा कमरा था, जिसमें लकड़ी के चंद स्टूल, एक पीतल का सिमवार और कुछ टूटे फूटे चीनी के प्याले रखे थे।
यहाँ कई किस्म की चाय दस्तयाब थी। कुछ ग्राहक पानी और भैंस के दूध के आमेज़े में अलिफाबल हुई काली पत्ती की तेज़ चाय पसंद करते थे, जबकि कुछ लोग कश्मीरी चाय पीते थे जिसमें चीनी के बजाय नमक डाला जाता था। एल्फिंस्टोन ने पठानों की पसंदीदा सब्ज चाय के कई प्याले पिए और कभी कभार निगाह उठाकर धूप में साखे हुए ईंटों से बने मकानात की बालकोनियों को देखता रहा। वहां सफ़ेद पगड़ियों और नीली सोती कमीसों में मलबूस पेशावरी बड़े इत्मीनान से चिलम पीते थे। इसकी तवज्जो ज़्यादातर चौक पर मरकूज रही, जो भिखारियों, तावीज़ बेचने वालों, जादूगरों और दरवेशों से भरा हुआ था। एक फ़कीर ने अपने बाजू पर लेसदार मादा मिलकर इसे कोबरा के काटने के लिए आगे बढ़ाया तो लोगों में हंसी और हैरत की आवाज़ें बुलंद हुईं। ये तमाशे इस वक्त रुक जाते थे जब शाही घुड़सवार दस्तों के लिए रास्ता साफ किया जाता। उनके सवारों ने सुर्ख और सब्ज झंडे बुलंद कर रखे थे और उनके पीछे ऊंटों की कतारें थीं जिनकी गुजावहे पर घूमने वाली तोपें नस्ब थी। पेशावर आने वाले दूसरे सयाहों की तरह एल्फिंस्टोन ने भी बाजार में पैदल घूमने को एक खास अहमियत दी। तंग और भरी हुई गलियों के इस शोर व हंगामा में वस्ती एशियाई काफिलों का सामान तिजारत बिखरा पड़ा था। यहाँ रेशम, कालीन, कीमती पत्थर, बंदूकें और तांबे के बर्तन मौजूद थे। हर पेशे की अपनी अलग गिल्ली थी। सुनारों की गिल्ली, जौहरियों की गिल्ली और तांबा गिरों की गिल्ली। असलहा साजों की गिल्ली में एल्फिंस्टोन 10,000 शमशेरों की चमक देखकर आंखें झपकने पर मजबूर हो गया। उसने कालीन फरोशों को देखा जो समरकंद और बुखारा के जाए नमाज धूप की किरणों में दिखा रहे थे। कपड़े फरोशों की गिल्ली में दर्जी रेशमी पटके तैयार कर रहे थे और मोची नाजुक चपलियों पर सोने की कढ़ाई कर रहे थे। फलों के ठेलों पर समरकंदी खरबूजों के बड़े ढेर थे। कंधारी अनार, काबली अंगूर, कश्मीर के अखरोट और सवात की खुबानियाँ हर तरफ सजी हुई थी। बादाम, पिस्ते और चिलगोज़ों के तो जैसे पहाड़ लगे हुए थे जिन्हें पेशावरी लोग बड़े शौक से चबाते थे। सराफुहे की गिल्ली एक अलग ही दुनिया थी। एल्फिंस्टोन ने वहां चांदी और तांबे के वो कदीम सके देखे जिन पर शेरों, हाथियों और घोड़ सवारों की तस्वीरें थीं। कुछ सके पहली सदी ईस्वी के काविशान दौर के थे और कुछ यूनानी बाकतरी सल्तनत के। पेशावर के सर्राफ दरअसल कदीम सिकुए का एक जीता जागता अजायब घर चला रहे थे। दर हकीकत पूरा शहर तारीख से लबरेज था। पेशावर कभी दारा आजम की सल्तनत का हिस्सा था और सिकंदर आजम के सिपाही भी यहाँ से गुजरे थे। चंगेज खान और तैमूर लिंग की यादें भी इस मिट्टी में दफन हैं। बाबर ने पेशावर को एक मजबूत किला बनाया और मुगल शहंशाहों के लिए उसे एक मरकज में बदल दिया। आसपास के पहाड़ फारसी, यूनानी, बुद्ध और मुस्लिम तहजीबों के आसार से भरे हुए थे। ये 2500 बरसों की तारीख थी जो इस शहर के सीने में कैद थी। यही वजह थी कि शाह शुजा और अफगानिस्तान के दूसरे हुक्मरान पेशावर को अपना दूसरा दारुल हुकूमत मानते थे। कुछ लोग सरहद को शुमाल की तरफ दरियाए इमको तक खींचते थे। मगरिब की जानिब रेगिस्तानों और पहाड़ों में यह बताना मुश्किल था कि अफगानिस्तान कहाँ ख़त्म होता है और फारिस कहाँ से शुरू होता है। जुनूब में भी ऐसी ही धुंध छाई हुई थी जहाँ अफगान असर और रसूख बलोचिस्तान के वीरानों में तहलील हो जाता था। सिर्फ मशरिक में दरियाए सिंध के साथ साथ अफगानिस्तान को एक वाज़ेह सरहद हासिल थी। ये दरिया सदियों से वस्ती एशिया और बरसगीर के दरमियान एक कुदरती हद चला आ रहा था। दर हकीकत सिंध का दरिया अफगानिस्तान की मशरक़ी खंदक था। एल्फिंस्टोन के दौरे के वक्त बरतानवी हिंद और अफगानिस्तान के दरमियान पंजाब की आज़ाद रियासत हायल थी। इस ज़माने में हिंदुस्तान के अंग्रेज़ और अफगान एक दूसरे से इतने ही नावाकिफ थे जितने ज़मीन और मुश्तरी के बासी। इनके दरमियान इससे पहले कभी कोई राब्ता कायम नहीं हुआ था। सवाल ये था कि एल्फिंस्टोन को अफगानिस्तान क्यों भेजा गया।
तिजारती लिहाज से वहाँ कुछ भी न था, क्योंकि अफगानिस्तान एक गरीब और बंजर मुल्क था। अफगानों को जुनूनी समझा जाता था, जो गोरे अंग्रेज़ों को फरंगील कहते थे और उनसे सख्त नफरत करते थे। बज़ाहिर इस बंजर सरजमीन से सिफारती ताल्लुकात का कोई मकसद नज़र नहीं आता था, लेकिन हकीकत ये थी कि बरतानवी हुकूमत और काबुल के बादशाह दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत थी। शाह शुजा की हुकूमत इंतहाई गैर मुस्तहकम थी। अफगानिस्तान को एक मुनज़्ज़म रियासत के बजाय कबायली इत्तेहादों का एक मुसलसल बदलता हुआ जाल कहा जा सकता था। ये मुल्क अलिफ लैला की कहानियों की अमली तस्वीर था। यहाँ के शहजादे बड़ी शान और शौकत से रहते और एक दूसरे के खिलाफ साजिशें करते थे। अवाम छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे के गिले काट देती थी। शाह शुजा का इख्तियार इन लालची और चंचल कबाइल पर निहायत गैर यकीनी था। हकीकत तो ये थी कि जब एल्फिंस्टोन वहाँ मौजूद था, शाह शुजा के सौतेले भाई महमूद की फौज काबुल पर कब्जा कर चुकी थी और पेशावर का मुहासरा करने के लिए खैबर पास की तरफ बढ़ रही थी।